हेलो एवरीवन, मैं अमित सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इतिहास का पहला वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के विषय में जाना था और हम लोगों ने उसमें सीखा पुनः पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। जो भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें रख दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। जितने लोग हैं अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए आज हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। प्राचीन भारत से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए प्राचीन भारत का जो पहला टॉपिक था उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय की या भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता है। इसके नामकरण की अगर हम बात करें तो इसको सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी के किनारे पाई गई थी, सिंधु नदी के किनारे, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई तो 7वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने पंजाब में क्या किया, खुदाई करना शुरू किया। उसी खुदाई के दौरान उन्हें पक्की ईंटें मिली। तब लोगों ने इसको ईश्वर का चमत्कार मान लिया और उन पक्की ईंटों का प्रयोग घरों को बनाने में करने लगे। लेकिन तब तक इस सभ्यता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आगे चलकर 1826 में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार इस पर काम किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई कल्पना या कोई जानकारी एकत्र नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन पहली बार इन्होंने काम किया था, इसलिए इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। और ये घटना कब की है बच्चों, तो ये घटना वर्ष 1826 की है। इसके बाद जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, कहीं कहीं बर्टन बंधु भी लिखा रहता है, एक ने लाहौर से कराची आपका पाकिस्तान में है, समुद्र के किनारे स्थित तट है। लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछा रहे थे 1856 में। बच्चों कब की घटना है ये, 1856 में। उस दौरान लाहौर से कराची जब ये लोग रेल लाइन बिछा रहे थे, उसी दौरान इनको भी पक्की ईंटें वहां पर खुदाई के दौरान मिली और उन्हीं पक्की ईंटों का प्रयोग उन्होंने कहां पर कर दिया, रेलवे लाइन में ट्रैक बिछाने में कर दिया। परंतु ये भी इस सभ्यता के बारे में नहीं समझ सके और इन्होंने इसकी सूचना किसको दे दी, भारतीय पुरातत्व विभाग को दे दी। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हुआ करते थे। उन्होंने भी इसके कई दौरे किए। किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बार इसका दौरा किया, लेकिन ये भी बच्चों इसकी सभ्यता के बारे में, इसकी विशालता के बारे में नहीं समझ सके और ये मामला यहीं पर रुक गया। आगे चलकर वर्ष 1902 में फिर से इस पर काम किया गया और 1921 में सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। किसको बच्चों, मार्शल के नेतृत्व में वर्ष 1921, डेट याद रखना है, राय बहादुर दयाराम शाहरी ने हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज की। किस स्थल की खोज की बच्चों, हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज कर दी। और यही कारण है कि यदि किसी सभ्यता को लेकर विवाद हो जाए तो जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है उसी स्थल पर बच्चों उसका नामकरण कर दिया जाता है। यही कारण था कि हड़प्पा को स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का एक नाम बच्चों क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता भी मिलता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद क्या रखना है, 7वीं शताब्दी में पहली बार पक्की ईंटें मिली पंजाब में खुदाई के दौरान। लोग समझ नहीं पाए, कुछ ईश्वर का चमत्कार समझ रहे थे, वो घटना याद रखने लायक नहीं है। व्यक्ति के रूप में चार्ल्स मैनसन वो पहला व्यक्ति है जिसने 1826 में इस पर काम किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। दूसरी बार बर्टन बंधु है जो कराची से लाहौर ट्रेन बिछा रहे थे, उन्हें भी पक्की ईंटें मिली और वही कुछ सामान मिले, ब्रह्मांड मिले, लेकिन वो भी सभ्यता के बारे में आंकड़ा नहीं लगा पाए। इसके पश्चात अलेक्जेंडर कनिंघम को सूचना दी गई जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे और उस समय उस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 3 बार दौरे किए, कुछ चीजें उन्हें मिली लेकिन निश्चित रूप से सफलता नहीं मिल पाई और ना ही उन्होंने इसकी विस्तृत कोई जानकारी दी। आगे चलकर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम शाहरी ने इसकी खोज शुरू की और वर्ष 1921 में हड़प्पा नगर की उन्होंने खोज कर दी। ये हड़प्पा वर्तमान में पंजाब के साहिवाल जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा बच्चों, तो ये पंजाब के साहिवाल, ये साहिवाल स्थान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, उस जिले में पड़ता है। उसी समय इनके एक सहयोगी और थे राखाल दास बनर्जी। उनका नाम क्या था बच्चों, राखाल दास बनर्जी। उन्होंने मोहनजोदाड़ो नामक एक बड़ा स्थल खोजा जिससे इस सभ्यता के बारे में धीरे धीरे लोगों को जानकारी होने लगी।
तो पहले में हम कर सकते हैं खोजकर्ता। तो खोजकर्ता के रूप में चार्ल्स विल्सन, बर्टन, अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल, एक क्रम के रूप में अगर याद करें तो आरओ जैसे क्वेश्चन में, लोअर टीचर जैसे क्वेश्चनों में क्रम लगाने के लिए आ सकता है बच्चों। तो आपको ये क्रम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले चार्ल्स विल्सन, फिर बर्टन, फिर कनिंघम और फिर जॉन मार्शल। डेट याद करनी पड़ेगी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। तो ये इसका पहले चरण के रूप में हम देख सकते हैं, एक बेसिक के तौर पर चरण के रूप में हम देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इन्हें खोज के बारे में पढ़ सकते हैं। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको इनका डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, क्या जानकारी मिली उस समय, खोजकर्ताओं ने क्या अनुमान निकाला कि ये किस समय की सभ्यता थी। इसको भी लेकर काफी विवाद रहा। अगर हम इसकी सभ्यता की बात करें कि इसका समय कब का रहा, कितने समय में सभ्यता मिली थी, इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। दो व्यक्ति आपको आएंगे, नाम याद करने पड़ेंगे उनको। पहला जो व्यक्ति है जॉन मार्शल है। कौन है? यही जॉन मार्शल है। इन्होंने जो इसका समय है सर जॉन मार्शल, इनके अनुसार यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व बच्चों, ईसा के जन्म से 3250 वर्ष पहले की घटना मानी जाती है। इन्होंने कहा यह सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक थी। तो इनका भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार खोज हुई थी। फिर कुछ समय पश्चात बच्चों रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया आ गई, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। जब इस विधि से पता लगाया गया तब इसकी डेट दूसरी निकल आई, और कहा जाता है कि यही डेट सबसे ज्यादा मान्य है। और ये डेट क्या निकल के आई बच्चों, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है बच्चों। क्या लिखकर आई, 2300 से ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया है। इसको मानने वाले में डीपी अग्रवाल का नाम महत्वपूर्ण है, आप उनका नाम भी याद रख सकते हैं। किसका? डीपी अग्रवाल का। लेकिन जो ज्यादा मान्यता जिसको मिली है वो 2500 से लेके 1750 या 1700 ईसा पूर्व तक इसका मानक समय माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो तीन नाम याद रखने हैं। जॉन मार्शल को याद रखना है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है इनके अनुसार। डीपी अग्रवाल या कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के अनुसार 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल माना जाता है सिंधु सभ्यता का। और ज्यादातर इतिहासकार सहमति किस पर बनाते हैं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के समय को लेकर सिंधु सभ्यता के समय को मानते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, उस समय इसका विस्तार क्या रहा होगा, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं यह सभ्यता जब उस समय खोज हुई तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। 12,99,800 के आसपास है, तो इसको 13 लाख के आसपास बता दिया जाता है बच्चों। इसको एक मैप के माध्यम से आप समझ लीजिए, कुछ इस तरह से थी। ऊपर आपका एक सबसे जो ऊपर स्थल है उसको मांडा कहा गया, जो उत्तर में मिला भारत के। ये आपका बच्चों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्व की ओर बात करें, पूर्व की ओर इसकी बात करें, पूर्वी विस्तार आलमगीर तक था बच्चों। कहां तक था इसका? आलमगीर। ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा जाकर? उत्तर प्रदेश में करेंगे। अगर हम इसकी पश्चिम के विस्तार की बात करें, पश्चिम की तरफ इसका ज्यादा विस्तार था। तो यहाँ पर बच्चों बलूचिस्तान, कहां तक था इनका विस्तार? पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक था। यहाँ पर आपका एक स्थान मिलता है सुतकांगेडोर। कौन सा बच्चों? सुतकांगेडोर। यहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में दायमाबाद, कौन सा स्थान पड़ता है? दायमाबाद स्थान पड़ता है। ये महाराष्ट्र में है बच्चों। कहां पर है? महाराष्ट्र में है दायमाबाद। वहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। अगर इस सभ्यता को इस तरह से मिला दिया जाए तो कुछ सभ्यता बच्चों ये इस तरह से दिखाई देती है, और इसको त्रिभुजाकार बताया गया है। कैसा बताया गया है? त्रिभुजाकार बताया गया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको मिलाते हैं
त्रिभुजाकार ये आपको दिखाई देगी। इस तरह से कुछ ये सभ्यता का विस्तार था। ये लगभग क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आकृति कैसी, त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल कैसा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का। तो एक विशाल सभ्यता का यहाँ पर निर्माण हुआ, एक विशाल सभ्यता का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें इसका सबसे जो पश्चिमी स्थल है सो कांगेडोर किस नदी के तट पर है, तो दास्क नदी। नदी भी पूछी जाती है बच्चों, कौन सी नदी थी, दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान है। उत्तरी स्थल जो सभ्यता का है, मांडा है, वो चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है बच्चों, तो चिनाब नदी के तट पर उसका उत्तरी स्थल है सिंधु सभ्यता का। और दक्षिण का जो स्थल है वो बच्चों प्रवरा नदी है। कौन सी नदी है बच्चों, प्रवरा नदी है। ये गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक है, तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। उसके तट पर कौन सा शहर था, दायमाबाद था। अगर पूर्वी आलमगीर की बात करें, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। और ये नदी है हिंडन। कौन सी नदी के तट पर था बच्चों, हिंडन नदी के तट पर था। अगर हम इसके पश्चिम से पूर्व के विस्तार की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर था बच्चों। और उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर था। और पूरा विस्तार बात करें तो लगभग कितने लाख किलोमीटर में फैली थी, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी। ठीक है, तो ये इसका विस्तार था, एक बहुत बड़ा विस्तार था। अगर हम बात करें इसके पूर्व की ओर और जाएंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, इधर बढ़ जाएंगे हम तो आप थोड़ा सा और इधर आगे आएंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको मिलेगी। कौन सी, इराक की एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। और थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको अफ्रीका पहुंच जाएंगे, वो मिस्र की सभ्यता मिलेगी। इन दोनों को मिला दिया जाए उससे 12 गुना अधिक सभ्यता बड़ी कौन सी है, कौन सी सभ्यता है बच्चों, तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको नदी सब क्षेत्र दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। विस्तार के बाद इस सभ्यता के निर्माता लोग कौन थे। ठीक है, किसने इस सभ्यता का निर्माण किया है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सभी लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चों, शेयर खूब करो इसे। चलिए देखो, हम इस सभ्यता के निर्माता की बात करें, इसको लेकर बड़ा विवाद है कि इस सभ्यता का निर्माता कौन है या इस सभ्यता का उद्भव किसके माध्यम से हुआ था। चलिए देख लेते हैं। आपने कहा अगर हम ये सभ्यता मान ले पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की, तो ये कुछ सभ्यता आपने देखी इस तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसको हम लोगों ने त्रिभुजाकार कहा हुआ है। भारत की बात करें, इससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे, ये हो गया आपका बलूचिस्तान, ये हो गया मांडा, ये हो गया आलमगीरपुर, और थोड़ा सा नीचे इधर आएंगे तो ये हो गया दायमाबाद। इधर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको बच्चों इराक मिल जाएगा। यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया। और यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता पाई जाती है इराक में। कौन सी, सुमेरियन। इसके थोड़ा सा और आगे आएंगे, थोड़ा सा नीचे मिस्र की सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। कौन सी, मिस्र की सभ्यता पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस पर। हुआ क्या, जो विदेशी मतकार थे वो भारतीयों को इस सभ्यता का जनक नहीं बताना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये सभ्यता विदेशी मत जो जन्म लिया वो कौन सा है, विदेशी मत के अनुसार यह सभ्यता किसकी है, सुमेरियन लोगों की जन्मदाता है। सुमेरियन किसको बताया है बच्चों, इसका निर्माता, सिंधु सभ्यता का निर्माता। विदेशी जो इतिहासकार हैं वो सुमेरियन लोगों को बताते हैं। विदेशी इतिहासकारों में नाम किसका आता है, गार्डन का आता है, चाइल्ड का आता है, और चाइल्ड के पश्चात व्हीलर का आता है। बच्चों ये लोगों ने क्या बताने का प्रयास किया है, गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर, मार्शल ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो सभ्यता है ये भारतीयों द्वारा निर्मित नहीं की गई, बल्कि ये सुमेरिया सभ्यता है। और सुमेरियन लोगों को ही इस सभ्यता का निर्माता बताने का प्रयास किया है, साबित करने का प्रयास किया है। इसका आधार क्या है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर भी ईंटों के मकान हैं, यहाँ पर भी मकान ईंटों से बने हुए मिले हुए हैं, यहाँ पर भी मोहर का प्रयोग होता है और यहाँ पर भी मोहरों का प्रयोग होता है। ये लोग भी व्यापार करते हैं और ये लोग भी व्यापार करते हैं। इस आधार पर उन्होंने इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता बताने का प्रयास किया है। भारतीय जो स्थानीय मत है वो क्या है, इतिहास स्थानीय मतों के अनुसार इसे द्रविड़ लोगों को बताया गया है। किसे बताया गया है,
द्रविड़ इसके निर्माता बताए जाते हैं। यही मत ज्यादा मान्य है। कारण क्या है? लोगों ने कहा इसके अलावा यहाँ पर केवल मकान से नहीं देखा जा सकता, मकानों के अलावा यहाँ की सड़कें, यहाँ के वस्त्र, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला काफी अलग है, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया अलग है और इसीलिए यहाँ के लोग इसको द्रविड़ बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ के मृद भांड अलग है और इस प्रकार बहुत सारे साक्ष्य ये लोग भी बताते हैं तर्क के आधार पर इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता नहीं कहा जा सकता है। आपने पढ़ा इन दोनों को मिलाने के पश्चात ये सभ्यता 12 गुना इनसे अधिक विशाल और विस्तृत सभ्यता थी और वर्तमान समय का हम बात करें तो लगभग 1500 स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं और पुस्तकों के अनुसार इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया। विदेशी मतों ने क्या बताने का प्रयास किया है कि ये सभ्यता सुमेरियन की थी, जिसमें नाम आता है गार्डन का, चाइल्ड का, व्हीलर का, मार्शल का, मैके का, जबकि इतिहासकार जो स्थानीय है वो द्रविड़ बताने का प्रयास करते हैं। उनका काम क्या है? वो द्रविड़ बताना चाहते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है राखाल दास बनर्जी का। उन्होंने कहा है कि ये द्रविड़ सभ्यता है, द्रविड़ द्वारा निर्मित सभ्यता है, क्योंकि केवल मोहर और ईंटों के आधार पर ही नहीं, वहां पर सड़कें थी, नालियां थी, ऊंचे दुर्ग, नीचे दुर्ग थे, मृद भांड थे, संस्कृति थी। इसके आधार पर भी इसको आंकड़ा लगाना चाहिए। इसके अलावा एक व्यक्ति है लक्ष्मण स्वरूप, इनका भी मत देख लीजिए, ये मान्य मत नहीं है, फिर भी इनका नाम आता है लक्ष्मण स्वरूप का। इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आर्य थे, जो कि मान्य नहीं है। आपने पढ़ रखा है आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। जो व्यक्ति शहरों में रहता होगा, पक्के मकानों में रहता होगा, जहां पर अच्छी सड़कें होंगी, व्यापार करने वाले लोग होंगे, वो झोपड़ी में क्यों रहेंगे जाकर? जबकि वैदिक सभ्यता आपने पढ़ी है कि कैसी सभ्यता है बच्चों, ग्रामीण सभ्यता है, इसलिए इनका मत अमान्य जैसा लगता है और इसीलिए इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तो निर्माता में आपने पढ़ा कि 3 पद बहुत फेमस है, जिसमें विदेशी मत और स्थानीय मत को तवज्जो दी गई है। विदेशी मत में गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर, मार्शल ने बताने का प्रयास किया है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले सुमेरियन लोगों की सभ्यता थी, जबकि भारतीय या स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह द्रविड़ सभ्यता थी और अपने अपने इन्होंने तर्क बताने के प्रयास किए। अब हम लोग इनकी बात करेंगे कि विशेषता इस सभ्यता की क्या थी। तो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, सभ्यता की विशेषता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग विशेषता की बात करेंगे, क्योंकि ये पहली नगरीय सभ्यता है, बहुत विशाल सभ्यता है। यहाँ पर एक नगरीय क्रांति हो गई है, बड़े बड़े नगर बन गए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई है। तो पहली इसकी जो बात हुई, सबसे पहली बात क्या है कि ये कैसी सभ्यता थी? तो ये बच्चों नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसे नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ पर मकान पक्के बने थे, सड़कें आयताकार थी, नलियों की उच्च व्यवस्था थी, कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार पर भी फोकस था और यही सारे गुण किसमें पाए जाते हैं? नगर में पाए जाते हैं, जहाँ पर कृषि पशुपालन से ज्यादा व्यापार पर ध्यान दिया जाए। तो ये सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है और इसे नगरीय क्रांति के नाम से जाना गया है, क्योंकि यहाँ से किसी प्रकार के ज्यादा हथियार नहीं मिले हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय होंगे। कैसे होंगे? शांति प्रिय सभ्यता के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर हथियारों जैसी कोई जानकारी मिली नहीं है। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात कर लेते हैं, कृषि पशुपालन के साथ साथ इन लोगों ने व्यापार पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, तो ये व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहलाई जाती है। कौन सी सभ्यता हो गई बच्चों? व्यापार प्रधान सभ्यता हो गई। कृषि आपने पढ़ा था पहले भी, पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ और नव पाषाण काल में कृषि शुरू हुआ। सिंधु सभ्यता में आपने देखा कि कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार पर बहुत अधिक ध्यान दिया। तो ये एक तीसरी सभ्यता यहाँ के बारे में हमको पता चलती है। और चौथी बात करें तो जितनी भी सभ्यताएं इस समय तक हमारी जानकारी में मिली है प्राचीन सभ्यता में, सबसे विस्तृत सभ्यता कौन सी है? तो सबसे विस्तृत सभ्यता आपके बच्चों यही है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे सिंधु सभ्यता के साक्ष्य या सिंधु सभ्यता के स्थल कितने देशों से मिलते हैं, तो बच्चों 3 देशों से इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 1 पर आपका है भारत, दूसरे पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों,
अफगानिस्तान, यहाँ से 2 स्थलों की जानकारी मिली है। पाकिस्तान से लगभग 500 के आसपास और 900 के आसपास भारत से मिले हुए हैं। इस तरह से पाकिस्तान से ज्यादा भी हो सकते हैं लगभग। और नए खोलिए हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बच्चे आ रहे हैं। आपको ये नहीं याद करना कि कितने मिले हैं, आपको केवल देश अफगानिस्तान की याद करने पड़ेंगे, क्योंकि केवल 2 ही स्थल आपको अफगानिस्तान से मिले हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था सिंधु सभ्यता के बारे में। इसकी एक बेसिक जानकारी आपको दी गई है। आपको इसमें 4 चीजें पढ़नी है। इसका नामकरण कैसे हुआ, खोजकर्ता कौन थे, उद्भव यानी निर्माता कौन थे, इसका विस्तार कहाँ तक था, किन लोगों ने कौन कौन से मत प्रतिपादित किए, इसका क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, कौन कौन सी नदी है और कहाँ इसका विस्तार है, क्या विशेषताएं हैं, ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में रखा गया है सामने, जिससे आपको समझ में आए। इसका अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल आदि स्थलों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।